नमस्कार मित्रों, मेरा ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपको सभी का स्वागत है। मित्रों, बहुत ही विशेष खुशखबरी की बात है जिसे इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मित्रों, हमारी सरकार जो कि उत्तर प्रदेश में आप जान रहे हैं बीजेपी की सरकार चल रही है, उसने बहुत ही युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से मित्रों अभी हाल ही में जो पुलिस की भर्ती आई हुई थी उसमें अधिकतम जो एज जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया था वो 22 वर्ष और न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया था। लेकिन मित्रों इससे बहुत सारे युवा वंचित हो जा रहे थे क्योंकि एज का जो बाउंडेशन था वह 22 वर्ष रखा गया था अधिकतम, जिससे हमारे बहुत सारे युवा जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब करना चाह रहे हैं, उसमें जाना चाह रहे हैं, अपना भविष्य तलाश रहे हैं, वो एज की बाउंडेशन के कारण जो है उससे वंचित हो जा रहे थे। लेकिन बहुत ही उम्दा कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें सभी के लिए 3 वर्ष की जो आयु रिलैक्सेशन जो दिया गया है भर्ती में, वो बहुत ही उम्दा कदम है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से इससे संबंधित जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम जो नई भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,000 से अधिक की आई हुई है, इसमें मित्रों हम आपको कंप्लीट सोल्यूशन या कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है वो दे रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपको सिलेबस और जो नोटिफिकेशन आया है उससे संबंधित जो जानकारी है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप बेहतर तैयारी करके इसमें सफल हो सके। मित्रों, क्योंकि सिलेबस की जानकारी ना होने से हमारी जो तैयारी होती है वो इधर उधर हो जाती है और जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं, पेपर सामने आता है तो पता चलता है कि सब हवा में उड़ रहा है क्योंकि हमने जो सिलेबस था उसको ध्यान नहीं दिया, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयारी नहीं की। इसके कारण जो है वह पेपर हमारे समझ से बाहर हो जाता है। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हमने ऊपर हेडिंग में लिख रखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023-24। इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा, सिलेबस एंड नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर इसके बाद में वैकेंसी से रिलेटेड जो कुछ भी जानकारी है वो हम आपको कंप्लीट देंगे। आइए मित्रों, इसमें जो एज लिमिट रखी गई है, एज लिमिट मित्रों जो एज लिमिट रखा गया है वह मिनिमम जो रखा गया है वो आपका 18 ईयर्स है, 18 ईयर्स। और जो मैक्सिमम आपका रखा गया है, मैक्सिमम जो आपका एज रखा गया है वह आपका 25 ईयर्स जो है वह जनरल के लिए रखा गया है। जनरल और जिसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल होंगे। जनरल में कुछ लोग ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं तो वो भी इसमें शामिल होंगे। और अदर के लिए आपका मित्रों जो है वह 28 ईयर्स रखा गया है। मित्रों 28 ईयर्स जो है वो रखा गया है। तो इस प्रकार से जो एज का हाल ही में नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, आप इसे चेक करने के लिए सरकारी रिजल्ट.com पर जा सकते हैं। वहां पर आपको इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा जो कि आया हुआ है अभी हाल ही में। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसने जारी किया है। और मित्रों इसका जो लिंक है वो 27/12/2023 से एक्टिव हो जाएगा ऑनलाइन के लिए। इसका लिंक आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं सरकारी रिजल्ट.com से जाकर के, और वहीं से आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। मित्रों इसके लिए 27/12/2023 टाइमिंग रखी गई है जिसमें आपका लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आइए चलते हैं। मित्रों ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो आपका सिलेबस है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। बाकी चीजें तो जब आप आवेदन करते हैं तो वहां से आपको जानकारी मिल जाती है कि फीस वगैरह क्या रखा गया है। बहुत ज्यादा फीस नहीं रखा गया है, वहां से आप देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट.com से, और वहां से ये जानकारी आप ले सकते हैं। आइए हम सिलेबस की बात करते हैं जो कि बहुत जरूरी होता है किसी भर्ती की तैयारी के लिए, क्योंकि पेपर हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देना होता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो मित्रों जो इसका सिलेबस रखा गया है वह कैसा है ये हम बात करते हैं। नंबर 1 में सबसे पहले आपका होता है सामान्य अध्ययन जो होता है या जनरल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, जीके। ये जो आपका होता है जिसको हम सामान्य ज्ञान कहते हैं। मित्रों ये जीके जो होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है
क्योंकि जीके अथाह सागर होता है, आप जितना तैयार करेंगे उतना भी कम होता है, क्योंकि प्रतिदिन नए नए जीके बनते रहते हैं। लेकिन कुछ बाउंडेशन इसमें रखा गया, कहाँ से पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका सबसे नंबर 1 जो टॉपिक होता है वो होता है सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान ये आपका जनरल साइंस होता है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये जनरल साइंस, जनरल साइंस मित्रों आप कंप्लीटली 6, 7, 8, 9, 10 तक के अगर आप साइंस विधिवत पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें जो पेपर है उसमें बहुत ज्यादा सफलता मिलने की चांस हो जाती है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं साइंस के, क्योंकि मित्रों हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं। कक्षा 6, 7, 8 में ऐसे ऐसे बिंदु दिए गए हैं साइंस में जो कि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और हम उन्हें ध्यान में नहीं रखते हैं। बाद में हमें याद आता है कि हमने इसको इस क्लास में पढ़ा था या यहाँ देखने को मिला था। तो इसको आप नोटिस कर लीजिएगा। सामान्य विज्ञान बहुत ज्यादा कठिन विज्ञान नहीं होता है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद में आप भारत का इतिहास, भारत का इतिहास मित्रों भारत का जो इतिहास है इसमें 3 कैटेगरियां हो जाती हैं। एक होता है प्राचीन और दूसरा होता है मध्यकालीन, और फिर तीसरा होता है आधुनिक। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। प्राचीन इतिहास से भी प्रश्न बन सकते हैं, मध्यकालीन से भी, और फिर आधुनिक इतिहास। प्राचीन में आपको जो है पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, फिर इसके बाद में आपका हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो, फिर इसके बाद में हर्यक वंश है, फिर इसके बाद में आपका कुषाण वंश है, फिर गुप्त वंश है, मौर्य साम्राज्य है, इनके बारे में आप पढ़ना होगा। आपको मध्यकालीन इतिहास में आपको देखने को मिलेगा जहां से महमूद गजनवी से लेकर के, और आपको जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है वह अंग्रेजों के आने से पहले तक का मध्यकालीन इतिहास होता है। जब से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है वहीं से आधुनिक इतिहास का प्रारंभ हो जाता है, वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। तो इस प्रकार से आपको महमूद गजनवी से लेकर के और मुगल वंश का जो अंतिम शासक शाह आलम, वहां तक का जो है आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद जब अंग्रेज आते हैं वहां से आपका आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है, और वह जो है उसमें आपका स्वतंत्रता संग्राम देखा जाएगा। फिर उसके बाद में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी, कैबिनेट मिशन होगा, ये सब चीजें आपके आधुनिक इतिहास में आती हैं। तो ये आपको पूरा डिटेल पढ़ना होगा। फिर इसके बाद में हम संविधान की बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज, सबसे आवश्यक चीज ये भी होता है संविधान। संविधान से भी प्रश्न बनते हैं। तो मित्रों भारत का संविधान आप जानते होंगे। तो ये जो है संविधान से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, अनुच्छेद है, धारा है, संशोधन है, कब कौन से संशोधन किए गए, नियमावली में क्या परिवर्तन हुआ, तो ये संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो संविधान को भी आपको पढ़ना आवश्यक होता है। इसके बाद हमारा सबसे मेन टॉपिक होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था तो इसको भी जानना जरूरी होता है। आपको इकोनॉमिक्स और जो है अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमिकल जो सिस्टम है हमारा, उसको जानना जरूरी होता है। तो इसको भी आप सामान्य जो ज्ञान होता है इसके अंतर्गत रख करके आप अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में आपकी संस्कृति, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसमें आपके लोक कलाएं होती हैं, रहन सहन होता है, समाज होता है, कहाँ का कौन सा नृत्य है, कहाँ का कौन सा वेशभूषा है, परिधान है, तो ये हमारी संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो इसको भी आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। इस प्रकार से जो है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मित्रों बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, इनको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पेपर को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम इसके दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। दूसरा पार्ट होता है हिंदी का। मित्रों हिंदी भी आवश्यक होता है, क्योंकि जानते हैं हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं और आपको उत्तर प्रदेश में रहकर काम करना है, जहां पर आपको हिंदी की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हिंदी की विशेष जानकारी आपको रखनी आवश्यक होती है। तो हिंदी में आपका सबसे पहली चीज आपका वर्णमाला से लेकर के वाक्य शुद्धि, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं, जिसमें आप अव्यय होता है, अव्यय, उपसर्ग है, फिर इसके बाद में प्रत्यय है, प्रत्यय, फिर इसके बाद में विलोम, पर्यायवाची,
फिर इसके बाद में आपका तत्सम, तत्सम, फिर तद्भव। मित्रों ध्यान दीजिएगा, तद्भव, फिर इसके बाद में समास और फिर संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना होगा हिंदी, सामान्य हिंदी के अंतर्गत। सामान्य हिंदी होंगी, व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न बहुत आसान होते हैं, आपको जानना जरूरी होता है। और यदि आप जानकारी थोड़ी बहुत रखते हैं तो व्याकरण के प्रश्नों को आप अच्छे ढंग से हल कर सकते हैं। व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपके सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद सबसे मेन टॉपिक और होता है जिसमें आपका मैथमेटिकल पोर्शन होता है, रीजनिंग पोर्शन। इसको जानना जरूरी होता है क्योंकि मित्रों मैथमेटिक्स पोर्शन में ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मित्रों तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट आपका होता है जिसमें आप मैथमेटिकल पोर्शन और रीजनिंग पोर्शन की हम बात करेंगे। वह भी बहुत जरूरी होता है, बहुत सटीक आप आंसर दे सकते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग को हल करके, और कॉन्फिडेंस से आप पूरी तरह से उसे हल कर सकते हैं। तो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तीसरा है आपका, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता। तो ये जो तीसरा पार्ट है ये भी बहुत जरूरी होता है जिसमें आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम अंग्रेजी में आपको कहते हैं न्यूमेरिकल एंड मेंटल एप्टीट्यूड जो आपका होता है ये आपको अच्छे नंबर दिलवा सकता है मित्रों, जिसमें आप जो है वो बहुत सटीक आप आंसर प्राप्त करके हल करके आप तुरंत उसका आंसर देख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, बस बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा आपको। इसके जो पार्ट हैं वो हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे मेन चीज सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है न्यूमेरिकल। तो जो आपका न्यूमेरिकल होता है मित्रों, इसमें आपका टाइम एंड वर्क यानी जो काम समय चाल समय के प्रश्न होते हैं, परसेंटेज, फिर इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, फिर इसके बाद में आपका सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम साधारण ब्याज कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। फिर इसके बाद में आपका होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी समानुपात और अनुपात, प्रोपोर्शन, इससे प्रश्न होंगे। फिर इसके बाद में आपका एलसीएम, फिर एचसीएफ यानी जो आपका लासा और मासा होता है, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। फिर इसके बाद में आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल यानी दशमलव एंड फ्रैक्शन भिन्न, फ्रैक्शन यानी भिन्न से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से मित्रों छोटे छोटे प्रश्न जो हम छोटी कक्षाओं में ही पढ़े हैं, लेकिन उसको थोड़ा जटिल करके पेश किया जाता है आपके सामने। थोड़ा आपका टेक्निकल माइंड होना चाहिए इन्हें हल करने में, क्योंकि सिंपल तरीके से अगर प्रश्न दिया जाएगा तो सभी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हो जाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं। इसलिए थोड़ा सा उसमें टेक्निकल माइंड आपको यूज करना होता है और टाइम बाउंडेशन होता है। आपको कम समय में ज्यादा प्रश्न हल करने होते हैं, तो इसलिए इसका शार्ट मेथड जो है वह जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। आइए इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट जो मेंटल एप्टीट्यूड है उसकी बात करते हैं। मित्रों मेंटल एप्टीट्यूड में रीजनिंग पार्ट होता है। रीजनिंग पार्ट में आपका जो मानसिक है उसको योग्यता जो है उसको पहचानने का प्रयास किया जाता है, जिसमें यहाँ पार्ट जो है वो खा है मेंटल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड में मित्रों तार्किक ज्ञान होता है। तार्किक ज्ञान ये आपका परीक्षण किया जाता है कि आपके पास कितना तार्किक ज्ञान है। इसमें जो है आपको नंबर सीरीज दे दिया जाएगा, नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज आपको हल करना, जैसे मान लीजिए दिया है 2, 8, 6, 5 डॉट डॉट, तो अगला अंक क्या होगा, यानी एक सीरीज बना दिया गया, अगला अंक क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई रीजन होता है जिसके मान 2 के बाद 8 आया है, 8 के बाद 6 आया है, 6 के बाद 5 आया है। इस रीजन को पता करके आप अगला नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है रीजनिंग। तो इस प्रकार से हम
जो हमारा मेंटल एप्टीट्यूड है वह पार्ट भी हल कर सकते हैं। चलिए, तो ये था इसके जो है सिलेबस से संबंधित। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट चौथा है, ध्यान दीजिएगा, चौथे पार्ट में हम आईक्यू टेस्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आईक्यू का प्रश्न होता है जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी क्या है आपकी, यानी कि इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं। इसमें आपका जो है आईक्यू में 2 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है मेंटल एबिलिटी, यानी आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट की जाएगी। दूसरा होता है आईक्यू, फिर इसके बाद में यहाँ आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी होती है। आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसमें आपका मेंटल एबिलिटी, फिर इसके बाद में आईक्यू, फिर इसके बाद में तीसरा पार्ट बनता है रीजनिंग एबिलिटी। ये आपका चेक किया जाता है। मित्रों, जो आपका आईक्यू होता है इसमें आपका संबंध चेक किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, संबंध चेक किया जाएगा। फिर इसके बाद में आंशिक समानता, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी, संबंध और आंशिक समानता, ये पार्ट होते हैं। फिर इसके बाद में आपका कोडिंग डिकोडिंग होता है, दिशा ज्ञान होता है, रक्त ज्ञान होता है, कोडिंग डिकोडिंग। फिर इसके बाद में रक्त संबंधी प्रश्न, जैसे रिश्ते वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी ए ने बी की ओर इशारा करके कहा वो मेरी मौसी के काकी का नानी का भाई है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं वो आपके ब्लड रिलेशन के होते हैं, यानी रक्त संबंध के प्रश्न होते हैं। तो इनको हल करना होता है। दिशा ज्ञान यानी ए ने दिशा ज्ञान, यानी जिस प्रकार से प्रश्न आप सुने होंगे, ए ने चलना शुरू किया उत्तर दिशा में, फिर 5 मीटर चल करके वो बाएं घूमता है, फिर 10 मीटर चल के दाएं घूमता है, फिर 2 मीटर चल करके दाएं घूमता है। तो अब पहले की अपेक्षा उसकी दिशा, यानी उसकी मुंह की दिशा किधर है या उसकी दिशा किधर है, ये आपको बताना है। ये दिशा ज्ञान के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद में आपका जो रीजनिंग एबिलिटी होता है, इसमें आपका विभेदन आता है, विभेदन। फिर इसके बाद में अंकगणितीय तर्क की बात की जाती है। तो इस प्रकार से इसका जो कंप्लीट सिलेबस है वह आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। जब आप वहां सरकारी.com पर जाकर के देखेंगे, वहां से आपको सिलेबस का एक लिंक मिलेगा जहां से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो सामान्य तरीके से था वो हमने आपको बता दिया। इससे संबंधित, इसकी तैयारी से संबंधित वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। बहुत ही कम संसाधनों में हम आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। आप अगर एक लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा हौसला और बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। धन्यवाद।